लास्ट किया था? इश्यू ऑफ शेयर। अब हम कर रहे हैं इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है। इश्यू ऑफ शेयर, जहाँ शेयर्स थे, मतलब जो शेयर होल्डर्स थे वो ओनर्स थे। अब हम इशू करने वाले हैं डिबेंचर। कंपनी जब डिबेंचर इशू करती है तो बेसिकली कंपनी लोग ढूंढती है जो उसे लेंड करे मनी, ठीक है, पैसा उसे उधार दे, क्रेडिट दे, तो उसे एक पर्टिकुलर टाइम में रीपे किया जाता है। एज यू कैन सी दिस इज अ डेफिनेशन गिवन बाय द कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। कंपनीज एक्ट में क्लियरली इसको डिबेंचर को डिफाइन किया गया है। सी, डिबेंचर इंक्लूड्स डिबेंचर स्टॉक clearly, bonds, any other instrument, the company evidencing a debt clearly। तो ये debt is very important। तो कंपनी जो डेप्ट के लिए जो भी पर्टिकुलर एसेट, जो भी पर्टिकुलर स्टॉक बॉन्ड इशू कर रही है एज अ डेप्ट, कंपनी उसे एज अ डेप्ट ले रही है, मतलब कंपनी सामने वाले से लोन ले रही है, कंपनी सामने वाले से क्रेडिट ले रही है, ठीक है। अब इस लोन के लिए आप या तो सिक्योरिटी कुछ मॉर्गेज रखो या ना रखो, ये आपके ऊपर है। मतलब कंपनी इस पर्टिकुलर लोन के लिए या इस पर्टिकुलर डिबेंचर के लिए कुछ मॉर्गेज रखना चाहती है, कुछ एसेट, देखो क्लियरली लिखा है, वेदर कॉन्स्टिट्यूटिंग अ चार्ज ऑन द एसेट, चार्ज ऑन द एसेट ऑफ द कंपनी। कोई कंपनी अपनी एसेट को एज अ चार्ज रखना चाहती है उस पर्टिकुलर डिबेंचर के लिए, ये कंपनी के ऊपर है, और नॉट, अगेन उसकी विश है, मियरली एट अ विश। तो उनको रखना है किसी एसेट को मॉर्गेज या नहीं रखना है, दैट डिपेंड ऑन द कंपनी। This is clearly stated according to the section 2 subsection 30। section 2 subsection 30 में डिबेंचर की डेफिनेशन को प्रॉपरली दिखाया गया है, बताया गया है कि कंपनी कैसे लोगों से लोन लेती है। वही है जैसे हमने शेयर किया था, सेम, हम स्मॉल अमाउंट ही लेंगे एक पर्टिकुलर पर्सन से उसे, लेकिन हम उसे ओनर नहीं बनाने वाले हैं। शेयर होल्डर में क्या था, जिससे हम पैसा ले रहे हैं उसे अपनी कंपनी का एक पार्ट बना रहे हैं, हम ओनर बना रहे हैं। यहाँ नहीं, वो एक हमारे लिए लेंडर है, ठीक है। जिस पर्सन से हम पैसा ले रहे हैं वो हमारे लिए लेंडर है, ठीक है। सो यहाँ पे डिबेंचर होल्डर इज अ लेंडर एंड शेयर होल्डर इज अ ओनर, इतना ध्यान रखना है। देयर आर, ये जीरो कूपन बॉन्ड आपने सुने होंगे, जीरो कूपन बॉन्ड। जीरो कूपन बॉन्ड क्या होते हैं? नॉर्मली डिबेंचर्स के ऊपर एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट दिया जाता है, लाइक परसेंटेज लिख दी जाती है, 9% और 10% डिबेंचर, इस तरीके से लिख दिया जाता है डिबेंचर के आगे। 9% डिबेंचर, 10% डिबेंचर, मतलब ये डिफाइन करता है कि कितना फिक्स्ड इंटरेस्ट हम देने वाले हैं, कितना फिक्स इंटरेस्ट देने वाले हैं। ये जो जीरो कूपन बॉन्ड होते हैं, ये जीरो कूपन बॉन्ड के ऊपर हम वो जो इंटरेस्ट रेट है वो स्पेसिफिकली नहीं बता सकते। कैसे? कंपनी क्या करती है, 100 रुपये का डिबेंचर इशू किया 80 रुपीज़ में, ठीक है, किया 80 रुपीज़ में, और कंपनी उसे वापस रीपेमेंट करेगी 100 का, ठीक है। तो कंपनी 100 रुपीज़ की चीज़ आपको 80 में बेच रही है और कह रही है जब ये मैच्योर हो जाएगा तो आपको 100 मिलेंगे। मतलब आपका बेनिफिट क्या हुआ, वो 20 रुपीज़। यहाँ पे स्पेसिफिक इंटरेस्ट रेट नहीं है, बट आप जितने में खरीद रहे हो और आपको जितना मिल रहा है उसके बीच का एक गैप है, वही गैप आपका बेनिफिट है, वही गैप आपका इंटरेस्ट है। इसीलिए इसमें जीरो कूपन बॉन्ड में कोई एक स्पेसिफिक इंटरेस्ट रेट नहीं होता। ये आपने बहुत बार सुना होगा, बहुत सारी कंपनी शेयर मार्केट के अंदर जीरो कूपन बॉन्ड निकालती है, ठीक है। इट इज़ बेनिफिशियल फॉर द कंपनी ऑल्सो, क्योंकि वो इंटरेस्ट रेट को डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। चलिए, हम मेनली पढ़ते हैं डिफरेंस बिटवीन डिबेंचर एंड शेयर होल्डर। डिबेंचर और शेयर होल्डर के बीच में, या डिबेंचर होल्डर या शेयर होल्डर के बीच में क्या डिफरेंस है, ये बेसिस है। इन बेसिस के हिसाब से ही हम डिफरेंस को बताएंगे। सबसे पहले ओनरशिप, हु इज कॉल्ड एज द ओनर, हु इज कॉल्ड एज द ओनर। ओनर कौन कहा जाता है? ऑब्वियसली शेयर होल्डर्स। डिबेंचर होल्डर को हम बोलते हैं लेंडर्स, ठीक है। उन्होंने हमें पैसा दिया है, लेकिन एज अ लोन दिया है, एज अ क्रेडिट दिया है, हम उन्हें अपना ओनर नहीं बना रहे हैं। सो ओनरशिप राइट्स शेयर होल्डर के पास है, ओनरशिप राइट डिबेंचर होल्डर के पास नहीं है। देन रिटर्न, जो रिटर्न डिबेंचर को मिलता है उसे बोलते हैं हम इंटरेस्ट। जो रिटर्न डिबेंचर होल्डर को मिलता है उसे बोलते हैं इंटरेस्ट, एंड जो शेयर होल्डर को मिलता है उसे बोलते हैं डिविडेंड। ओके, जो डिबेंचर होल्डर को मिलेगा दैट विल बी कॉल्ड एज इंटरेस्ट। इंटरेस्ट विल बी गिवन हियर, ओके। सो डिबेंचर होल्डर, इंटरेस्ट, शेयर
डिविडेंड। देन रीपेमेंट, अब हम बात करते हैं रीपेमेंट की। रीपेमेंट मतलब कुछ एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर क्या हम उसे पैसा दे देंगे? यस, हम कह रहे हैं कि आप हमें 5 साल के लिए दे दीजिए वो मनी, या 10 साल के लिए दे दीजिए, या 20 साल के लिए, एक स्पेसिफिक टाइम कर देते हैं। उस स्पेसिफिक टाइम के बाद हम वो पेमेंट कर दें, तो वो स्पेसिफिक पेमेंट अगर हम कर देते हैं तो रीपेमेंट है। लेकिन हम कहते हैं जब तक कंपनी चल रही है तब तक आपके पैसे हमारी कंपनी में लगे रहेंगे और हम आपको आपके प्रॉफिट का शेयर या इंटरेस्ट देते रहेंगे। ठीक है, तो रीपेमेंट किसका है? डिबेंचर का है या शेयर का है? यस, रीपेमेंट डिबेंचर का है। एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के बाद हम हमेशा डिबेंचर को जनरली डिबेंचर को पेमेंट दे देते हैं। जनरली आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है, हमेशा ऐसा नहीं, क्योंकि एक और टाइप ऑफ डिबेंचर होता है जिसे बोलते हैं हम इररिडीमेबल। अगर आप इररिडीमेबल डिबेंचर में चले गए तो उसको हम रिडीम नहीं कर सकते। अदर देन दैट एवरी डिबेंचर इज रिडीमेबल, उसको हम रिडीम करते हैं, खत्म करते हैं, एक स्पेसिफिक टाइम के बाद पेमेंट देते हैं, दैट इज रीपेमेंट। शेयर के लिए कभी भी रीपेमेंट नहीं होता है। शेयर होल्डर्स आर कॉल्ड एज ओनर, उनको हम बोलते हैं ओनर। तो ओनर अपना पैसा कैसे लेके जा सकते हैं? नहीं लेके जा सकते। जब तक कंपनी वाइंड अप नहीं होगी तब तक शेयर होल्डर को पैसा नहीं मिलेगा। देन वी टॉक अबाउट इश्यू एट डिस्काउंट। इश्यू एट डिस्काउंट, अगर हम इश्यू एट डिस्काउंट की बात करते हैं, क्या हम डिबेंचर को कम पैसे में, उसकी नॉमिनल या फेस वैल्यू से कम पैसे में इशू कर सकते हैं? क्या शेयर को हम उसकी फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू से कम में इशू कर सकते हैं? हाँ, यहाँ पे ध्यान देना है, हम डिबेंचर्स को उसकी फेस वैल्यू से कम में इशू कर सकते हैं। मतलब 100 का डिबेंचर हम 80 में दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम 100 का शेयर 80 में नहीं दे सकते। तो हमें यह ध्यान रखना है कि शेयर में इश्यू एट डिस्काउंट नहीं होता। क्लियर? इश्यू एट डिस्काउंट, डिस्काउंट इसमें डिबेंचर में होता है, शेयर में नहीं होता है। ठीक है, सिक्योरिटी, क्या लगता है क्या सिक्योर होगा? आप लेंडर बनते हो तो आप सिक्योर हो, या आप ओनर बनते हो तो आप सिक्योर हो? थिंक, आप किसी कंपनी में पैसा डालते हो, आप एक एज अ लेंडर डालते हो, तो क्या आपका पैसा सिक्योर है? या आप एक ओनर बन के पैसा डालते हो तो क्या आपका पैसा सिक्योर है? ध्यान रखना है, ओनर हो तो रिस्क आपको ही लेना पड़ेगा। यू हैव टू टेक रिस्क। मतलब सिक्योरिटी कंपैरेटिवली शेयर होल्डर के पास कम है, क्योंकि वो ओनर हैं, उन्हें रिस्क बेयर करना है। जबकि डिबेंचर होल्डर को, तो हमने अभी यहाँ लिखा था चार्ज ऑन द एसेट, तो एसेट उन्हें मिल सकती है, कंपनी एसेट देने को तैयार है, मॉर्गेज देने को तैयार है, तो सिक्योरिटी कंपैरेटिवली डिबेंचर होल्डर के पास ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि डिबेंचर होल्डर सिक्योर्ड फील करेंगे एज दे हैव चार्ज ऑन द एसेट। ठीक है, शेयर होल्डर को ऐसा नहीं मिलता, शेयर होल्डर एंड ओनर है, रिस्क तो लेना पड़ेगा, बिना रिस्क के उनको रिटर्न नहीं मिलेगा। चलिए, कन्वर्टेबिलिटी, कन्वर्टेबिलिटी की बात करते हैं। आप डिबेंचर को कन्वर्ट करना चाहते हो शेयर में? डू यू वॉन्ट टू कन्वर्ट योर डिबेंचर टू द शेयर? यस, हाँ, तो आप कन्वर्टेबल डिबेंचर ले रहे हो, तो इसका मतलब डिबेंचर के अंदर कन्वर्टेबिलिटी का ऑप्शन है, आप उसे कन्वर्ट कर सकते हो शेयर में। पर शेयर को किस में कन्वर्ट करोगे? डिबेंचर में? नो, ओनर कैन नॉट बी लेंडर बट लेंडर कैन बी ओनर। किसी ने हमें पैसा दिया है, हम उसको कोई चीज़ देकर उसका ओनर बना सकते हैं, बट ओनर को हम लेंडर नहीं बना सकते। तो शेयर होल्डर को कन्वर्टेबिलिटी का ऑप्शन नहीं मिलता। देन वोटिंग राइट किसको मिलना चाहिए? सोचो, ओनर को मिलता है या लेंडर को? लेंडर को हम अपने घर में आने देते हैं, वोट देने देते हैं, डिसीजन लेने देते हैं? नहीं, लेंडर से हमने पैसा लिया है, उसे एक इंटरेस्ट दिया जा रहा है, फिक्स इंटरेस्ट दिया जा रहा है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, कंपनी को हम पैसा लौटा रहे हैं, उसका कोई राइट नहीं है हमारे डिसीजंस में आने का। इसीलिए हम कहते हैं कि वोटिंग राइट, डिबेंचर होल्डर को कोई वोटिंग राइट नहीं है, डिबेंचर होल्डर को कोई वोटिंग राइट नहीं है। शेयर होल्डर को वोटिंग राइट है, क्योंकि वो ओनर है, वही डिसीजन लेने वाले हैं, तो वोटिंग राइट उनका रहेगा। रिस्क कौन लेने वाला है? अभी हम बात कर रहे थे, दिस रिस्क इज रिलेटेड टू सिक्योरिटी, रिस्क इज रिलेटेड टू द सिक्योरिटी, इसके साथ इसका कनेक्शन है रिस्क का,
इसके साथ कन्वर्ट। अब यहाँ पे सिक्योरिटी कौन सा सिक्योर्ड है, मतलब रिस्क किस में कम है, ऑब्वियसली डिबेंचर में कंपैरेटिवली रिस्क कम है कंपेयर टू द शेयर होल्डर। शेयर होल्डर में ज़्यादा है, शेयर होल्डर के अंदर, क्योंकि वो ओनर है तो ऑब्वियसली रिस्क उनका ज़्यादा रहेगा कंपेयर टू द डिबेंचर होल्डर। इनका तो चार्ज ऑन एसेट है, कंपनी बिकेगी, एसेट बिकेगी तो पैसा डिबेंचर होल्डर के पास आएगा। सेम प्रियोरिटी, किसको पेमेंट देंगे हम प्रियोरिटी में, कंपनी वाइंड अप हो रही है, वाइंड अप का मतलब होता है कंपनी बंद हो रही है, कंपनी का काम खत्म हो चुका है, कंपनी में भी किसी लीगल रीजन की वजह से, किसी भी वजह से बंद हो सकती है, उसको हम वाइंडिंग अप बोलते हैं। अब एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप कंपनी अपनी एसेट्स बेचेगी, लाइबिलिटी पे ऑफ करेगी। अब उस लाइबिलिटी में डिबेंचर भी तो आता है, दिस डिबेंचर इज अ लाइबिलिटी फॉर द कंपनी। इसका मतलब प्रायोरिटी में पेमेंट दिया जाएगा डिबेंचर होल्डर्स को, शेयर होल्डर्स को पैसा प्रायोरिटी में नहीं दिया जाएगा, इनको एट द लास्ट दिया जाएगा, जब पूरा काम खत्म हो जाएगा। बचेगा तो ठीक है दे देंगे, नहीं बचेगा तो इनको बेयर करना पड़ेगा रिस्क, दे आर द ओनर। सो प्रायोरिटी ऑफ पेमेंट एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप डिबेंचर्स को दिया जाता है, शेयर होल्डर्स को नहीं। क्लियरली, सो दिस इज आवर डिफरेंस बिटवीन द डिबेंचर एंड शेयर। ओनरशिप, दे आर नॉट कॉल्ड एज ओनर, लेंडर हैं, ये ओनर है हमारे शेयर होल्डर्स। रिटर्न, इनको इंटरेस्ट मिलता है, इनको डिविडेंड मिलता है। रीपेमेंट इनका किया जाता है विद इन द स्पैन ऑफ द कंपनी, लाइफ स्पैन ऑफ द कंपनी, इनका कोई भी रीपेमेंट नहीं दिया जाता है। देन इशू एट डिस्काउंट, क्या आप इसे डिस्काउंट पे इशू कर सकते हो? येस, 100 रुपीज़ का नॉमिनल वैल्यू है, उससे कम में कर सकते हैं, शेयर को नहीं कर सकते, नॉट अलाउड। सिक्योरिटी, डिबेंचर सिक्योर्ड हैं, शेयर होल्डर सिक्योर्ड नहीं है, क्योंकि डिबेंचर को मिलता है चार्ज ऑन एसेट में भी, ठीक है, बट फिर भी कंपैरेटिवली ये सिक्योर्ड रहते हैं। कन्वर्टेबल, डिबेंचर को आप कन्वर्ट कर सकते हो, शेयर को आप कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। वोटिंग राइट, डिबेंचर को अगेन वोटिंग राइट नहीं है क्योंकि लेंडर हैं, शेयर को वोटिंग राइट मिलेगा। रिस्क, डिबेंचर का रिस्क कम है, शेयर होल्डर का ज़्यादा है क्योंकि शेयर होल्डर ओनर है, ओनर ऑलवेज टेक रिस्क। प्रायोरिटी, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप डिबेंचर होल्डर को प्रायोरिटी मिलेगी, वो उनको पहले पेमेंट मिलेगा, फिर शेयर होल्डर को मिलेगा, तो प्रायोरिटी किसे मिली? डिबेंचर को। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट पार्ट इज टाइप ऑफ डिबेंचर्स, वही है, इसी से रिलेटेड ही है जो हमने पहले किया। आप देखोगे वही सेम चीज़ आ रही है यहाँ पे। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी के बेस पर हम डिबेंचर्स को कैसे जज कर सकते हैं? दो हमारे तरीके हैं, ऑब्वियसली सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, है ना। सो हियर सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, नाम से ही पता लग रहा है। सिक्योर्ड का मतलब एसेट पे चार्ज दे दिया, कोई मॉर्गेज दे दी कंपनी ने तो सिक्योर्ड है ना। कंपनी ने बोला कि भाई ये एसेट आपके लिए है, अगर कंपनी वाइंडिंग अप होगी ये एसेट बिकेगी तो इसका पैसा आपको ही जाएगा, तो सिक्योर्ड है। अनसिक्योर्ड है, कंपनी ने कोई चार्ज नहीं दिया किसी भी एसेट पे, पर हाँ पेमेंट आपको पहले मिलेगी, वो फिक्स ही रहेगा, ठीक है। तो सिक्योर्ड विद द चार्ज ऑफ एसेट, अनसिक्योर्ड चार्ज नहीं है। रिडम्पशन के बेसिस पे भी दो तरीके से हम डिबेंचर को डिफाइन कर सकते हैं। वन इज रिडीमेबल, one is redeemable, second is irredeemable. One is redeemable, another is irredeemable. Redeemable जो स्पेसिफिक टाइम स्पैन ऑफ द कंपनी के अंदर रिडीम कर दिए जाएंगे, पेमेंट दे दी जाएगी, उनको ख़त्म कर दिया जाएगा। उनका फेस वैल्यू, इंटरेस्ट तो देना ही है हर साल, इंटरेस्ट तो मिलेगा ही, बट उसके अलावा इसको एक पर्टिकुलर टाइम पे मैच्योर कर दिया जाएगा। इरिडीमेबल, इनको हम मैच्योर नहीं करेंगे, टिल द कंपनी इज वर्किंग आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा, जब कंपनी वाइंडिंग अप होगी तभी आपको पेमेंट मिलेगा, उससे पहले नहीं मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है रजिस्ट्रेशन बेस पे। अगेन रजिस्ट्रेशन बेस पे हमारे पास है रजिस्टर्ड। अगर आपको मैं बोलूं रजिस्टर्ड तो मतलब आपको क्या समझ में आएगा कि रजिस्टर्ड किसके बेसिस पे? रजिस्टर्ड मतलब क्या? आपके नाम पे रजिस्टर्ड, आपके नाम पे वो डिबेंचर रजिस्टर्ड है, आपको ही इंटरेस्ट मिलेगा, आपको ही मैच्योरिटी पे अमाउंट मिलेगा, कोई और आके नहीं ले सकता, वो रजिस्टर्ड है, ठीक है। एक होता है बेरर, आपने ये सुना होगा चेक में हम कभी कभी बेरर चेक दे देते हैं जिसपे किसी का नाम नहीं लिखा होता,
जिसके हाथ में है उसी के हाथ में उसी को ही इंटरेस्ट मिल जाएगा, उसी को ही मैच्योरिटी अमाउंट मिल जाएगा। तो बेरर डिबेंचर्स भी होते हैं जो ज़्यादातर इंडिया में नहीं चलते, ये यूएसए में ज़्यादा चलते हैं। आपको पता होगा कि यूएसए में इसीलिए इस पर्टिकुलर चीज़ की वजह से ही बहुत सारे लॉ बनाने पड़े हैं। सो इंडिया में ज़्यादातर रजिस्टर्ड डिबेंचर्स चलते हैं जिन पे नाम लिखा हुआ है, जिस पर्सन का नाम लिखा हुआ है उसी को ही इंटरेस्ट मिलेगा, उसी को ही मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा, ठीक है। बेरर है जिसके हाथ में डिबेंचर है उसे इंटरेस्ट मिल जाएगा, उसे मैच्योरिटी अमाउंट मिल जाएगा, तो चोरी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो कंपनी इसलिए बेरर कम इशू करती है क्योंकि इसमें प्रॉब्लम अगेन इलीगल एक्टिविटीज़ ज़्यादा हो सकती हैं, इसीलिए बेरर कम इशू करती हैं। लास्ट है बेस्ड ऑन कन्वर्टिबिलिटी। यहाँ हमने लिखा था ना कन्वर्टिबिलिटी, क्या आप कन्वर्ट करना चाहते हो डिबेंचर को? अगर हाँ, आप पहले से आपको पता आप करने वाले हो तो आप क्या करोगे, आप कन्वर्टेबल लोगे, आप कन्वर्टेबल डिबेंचर लोगे। कन्वर्टेबल डिबेंचर का मतलब होता है जो शेयर में आप कन्वर्ट कर सकते हो, जो शेयर में आप कन्वर्ट कर सकते हो वो कन्वर्टेबल डिबेंचर है। दूसरा आता है नॉन कन्वर्टेबल। नॉन कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल मतलब जिसे आप शेयर में कभी भी कन्वर्ट नहीं करोगे। ओके, यू आर नॉट गोइंग टू कन्वर्ट दीज डिबेंचर इनटू शेयर। ओके, तो ये आपके ऊपर है कि कंपनी कौन से इशू कर रही है और आपको कौन से लेने हैं। 4 बेसिस हैं टाइप ऑफ डिबेंचर के भी, जिसमें टाइप डिफाइन कर रहे हैं सिक्योरिटी के बेस पे, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, चार्ज है एसेट पे, चार्ज नहीं है। रिडम्पशन के बेस पे रिडीम करेंगे विद इन द लाइफ स्पैन ऑफ द कंपनी, इरिडीमेबल नहीं करेंगे, कंपनी जब तक वाइंड अप हो रही है तब तक करते रहेंगे, तब तक इंटरेस्ट देते रहेंगे, जब वाइंडिंग अप होगा तब पेमेंट होगा। रजिस्ट्रेशन, रजिस्टर्ड है आपके ही नाम पे, आपको ही मिलेगा सब कुछ, नहीं है रजिस्टर्ड जिसके हाथ में है उसे मिलेगा। पेपर है, ये सिंपल है, डिबेंचर सर्टिफिकेट मिलता है तो अगर उस पर नाम नहीं है जो लेकर आएगा उसी को इंटरेस्ट मिलेगा। कन्वर्टेबिलिटी, कन्वर्टेबल है, शेयर में आप इसको कन्वर्ट करोगे तो आप कन्वर्टेबल डिबेंचर लो, नहीं करना चाहते नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर लो। ओके, नहीं आया समझ, एक बार दोबारा से देख लो।